प्लांट्स अल्कोहल के डिटॉक्सिफिकेशन करवाते हैं एनिमल्स में। ठीक है, अगर आपने शायद क्लास नहीं ली कल वाली ना, आप ऑनलाइन क्लास नहीं ली कल वाली, नहीं ली? डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अच्छा डायोक्सिन का क्या फंक्शन है बेटा? डायोक्सिन क्यों क्लास ऑनलाइन क्यों नहीं ली बेटा? आप जो टॉपिक मिस करोगे क्यों? अब मुझे बताओ कि आप वो टॉपिक करोगे कैसे, कैसे करोगे? तो ऑनलाइन आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे, आप रिकॉर्डिंग लाजमी आप करेंगे, ठीक है? ओके, मैंने देखा था कल स्टूडेंट जो है ना शुरू में ज्यादा थे, फिर उसके बाद कम होते चले। अच्छा, अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन कल मैंने आपको सेल साइकिल भी बताया है, माइटोसिस मियोसिस भी पढ़ाया है। मुझे उसमें मजीद कोई भी बात एक्स्ट्रा नहीं करनी, मैंने आपको मियोसिस भी पढ़ा दी, मियोसिस 2 भी बता दिया था। मुझे सिर्फ चंद डेफिनेशंस रिपीट करा था, ठीक है? कहीं वो आउट ऑफ सिलेबस ना चले जाए। डाउन सिंड्रोम के बारे में ये बता दें, ये हेट्रोप्लाइडी है, ठीक है? हेट्रोप्लाइडी है, मोनोसोमी है कि ट्राइसोमी जरिए बाहर होता है? ट्राइसोमी कौन से क्रोमोसोम के पहले? 21st ट्राइसोमी 21। ओके, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ट्राइसोमी, मोनोसोमी, हेट्रोप्लाइडी है, ठीक है? बोले ट्राइसोमी, मोनोसोमी। ठीक है, ट्राइसोमी जीनोटाइप क्या होती है? XXY, ठीक है, XXY, ठीक है, XXY। ओके, टर्नर सिंड्रोम क्या है? टर्नर सिंड्रोम है आपके पास मोनोसोमी, कौन से पेयर की? सेक्स क्रोमोसोम की। सबसे पहली बात तो हेट्रोप्लाइडी है, मोनोसोमी सिंगल एक्स एक्स एक्स, ठीक है? मोनोसोमी होती है और एक्सओ होती है। ओके, मोनोसोमी 23rd पेयर में, ट्राइसोमी 23rd पेयर। चलेगा, बहरहाल मैंने इसमें भी आपको बहुत ज्यादा डिटेल में फीचर वगैरह नहीं बताने कि आपके कोर्स में नहीं है, मैंने सिर्फ एहतियात था आपको जब कल वो नॉट डिसजंक्शन बताई थी कल के लेक्चर में, तो मैंने उसके आगे कंटिन्यूटी में आपको ये बात बता दी। ओके, सेल का हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, सेल साइकिल हमारा कंप्लीट हो गया। अभी फिलहाल मैं आपको बताने जा रहा हूँ ए सेलुलर लाइफ, इसलिए कि अभी हमारे फर्स्ट ईयर के चैप्टर में सिर्फ ए सेलुलर लाइफ ही रहेगा। हमारे नॉर्मल चैप्टर्स चल रहे हैं, उसमें फर्स्ट ईयर के चैप्टर्स में ए सेलुलर लाइफ है, ठीक है? फिर हम जो सेकेंड ईयर के बचे हुए चैप्टर्स हैं हम उसकी तरफ है, ठीक है? ओके, सबसे पहले वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें। ये नेचुरल बातें अभी आप आसान का टेस्ट देकर आ रहे हैं, तो आपका पढ़ने का और आपका वो जो स्पिरिट है वो बिल्कुल अलग ही होगा बाकी लोग के मुकाबले। ये नेचुरल बात वो सही है। ये आपके पास बैक्टीरियोफेज वायरस है, इसमें बाहर शीट मौजूद है और ये अंदर कोर मौजूद है। ये हेड है और ये टेल मौजूद है। ये कैप्सिड है, कैप्सिड बना हुआ है, किसका कैप्सिड बना हुआ है? कैप्सोमिया का बना हुआ है। जीनोम के अंदर डीएनए हो सकता है, ठीक है? डीएनए हो सकता है या आरएनए। ओके, कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं कि जिनके बाहर एनवेलप होता है, कैप्सूल के बाहर
ठीक है, कैप्सूल के बाहर एनवेलप मौजूद है। ये बेस प्लेट है, दिस इज टेल फाइबर्स। ठीक है, टेल फाइबर्स मौजूद है और यहाँ पे कुछ पिन लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जो कि अटैचमेंट में मदद होते हैं। ओके, एचआईवी वायरस का स्ट्रक्चर बताइए। करीब आप बताएंगे एचआईवी वायरस का स्ट्रक्चर क्या क्या चीजें होती है? इज दिस डीएनए वायरस और आरएनए वायरस? नेवर से दैट दिस इज स्टूडेंट। अब मैं कैप्सिड बनाया मैंने, कैप्सिड के अंदर क्या मौजूद है? क्या कुछ कह रही है आप? जेनेटिक मटेरियल के सियासी क्या होगा? आरएनए मौजूद, ठीक है, आरएनए मौजूद और ये इसका एनवेलप मौजूद, ठीक है। तीन तरह के एंजाइम होते हैं, तीन एंजाइम्स के नाम यहाँ पे आपने बताने। कौन कौन से तीन एंजाइम्स मौजूद होती हैं यहाँ पे? कौन कौन से तीन एंजाइम्स मौजूद होते हैं? मुझे तीनों एंजाइम्स के नाम चाहिए आपको। गुड, तभी ये लोग इसलिए अच्छी बात है। फिर रिस्ट्रिक्शन एंड कितने से आपको? ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रोटीएज होता है और इंटेग्रेज होता है। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है, प्रोटीएज होता है, इंटेग्रेज होता है, ये सारे यहाँ पर मौजूद। फिर बाहर के एनवेलप पे कौन से रिसेप्टर्स मौजूद है? मैंने कम बनाए पूरी सर्विस को, कौन से रिसेप्टर्स मौजूद? ये एंट्री टेस्ट में आ चुका है, ये जाओगी का एंट्री टेस्ट में पूछा था उस वक्त। मैंने आपकी वाली किताब में नहीं, अगर से बोर्ड में ऑप्शन बोर्ड की किताब में जीपी 120 ग्लाइकोप्रोटीन 120 मौजूद है। ठीक है, जीपी 120, जीपी स्टैंड्स फॉर ग्लाइकोप्रोटीन 120। ये जीपी 120 कौन से रिसेप्टर से कंबाइन है? दिस बाइंड्स विद व्हिच रिसेप्टर्स? बेटा आपकी आवाज मुझे नहीं आई, मुझे नहीं पता कि आपने सही कहा कि क्या, थोड़ा जोर से बोलिए। कोई बात नहीं, गलत बोलेंगे लेकिन ये कि वो बात समझ में आ जाएगी, आपको करेक्ट कर दूंगा। देखें, एमएचसी कभी भी डायरेक्टली पेप्सिडोन के रिसेप्टर से कंबाइन की, जीपी 120 किसका, कौन से रिसेप्टर से कंबाइन की? ऑलवेज हैव कनेक्शंस, CD4 रिसेप्टर से कंबाइन की। ठीक है, CD4 रिसेप्टर से कंबाइन होगा। CD4 रिसेप्टर्स किसको बोलते हैं? CD4 रिसेप्टर्स हेल्पर टी सेल्स को होते हैं भाई। आप मुझे बताएं कि बॉडी के व्हाइट ब्लड सेल में सबसे अहम सेल हेल्पर टी सेल्स हैं। एचआईवी में इम्यूनोडेफिशिएंसी होती है इस वजह से कि हेल्पर टी सेल्स यानी CD4 सेल्स पर कब्जा कर ले। हेल्पर टी सेल्स का दूसरा नाम है CD4, उस पर कब्जा कर ले। जब ये उस पर कब्जा कर लेता है तो हेल्पर टी सेल दरअसल बाकी की लिम्फोसाइट्स की वर्किंग को कंट्रोल करता है। हेल्पर टी सेल बाकी जो ग्रैन्युलोसाइट्स उसकी वर्किंग को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो तमाम के तमाम जो दूसरे व्हाइट ब्लड सेल है उसकी वर्किंग को कंट्रोल कर रहा हो। ठीक है, वो हम इसको जो है वो इसके सरफेस पे जीपी 120 जो है वो CD4 रिसेप्टर से कंबाइन। ओके, ठीक है, चलिए स्ट्रक्चर आपने, अच्छा मुझे साइज बताइए जरा, कितना साइज होता है वायरस का? देखिए साइज ही पूछा जा सकता है, बोले साइज क्या होगा?
अगर साइज भूल जाए तो नैनो टेक्नोलॉजी का नाम सुना है आपने, उससे याद रखने नैनोमीटर तो होता है 10⁻⁻⁹, इसीलिए इसको नैनो पार्टिकल कहते हैं। 17 नैनोमीटर टू 250 नैनोमीटर, ठीक है। 17 नैनोमीटर, 17 नैनोमीटर से 250 नैनोमीटर तक का साइज होता है, ठीक है। 17 नैनोमीटर से 250 नैनोमीटर तक जो साइज है, इसी किताब में हो सकता है 20 नैनोमीटर से 250 नैनोमीटर लिखा हो, इट्स ऑल द सेम, ठीक है। तो 20 भी आपके पास सही है, उस पर कोई वो गलती नहीं। अच्छा, वायरस डिस्कवर किसने किया? आयनोस्की ने, डिस्कवर्ड बाय आयनोस्की, ठीक है। WM स्टैनले जो है, उन्होंने टोबैको मोजाइक वायरस जो है वो डिस्कवर किया, ठीक है। वायरस को डिस्कवर किसने किया? आयनोस्की ने डिस्कवर। ओके, चलिए करें, नोट करें। पहले मैं आपको पहले लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरिया फेज बताता हूँ, फिर उसकी क्लासिफिकेशन बताता हूँ।
लाइटिक और लाइटोजेनिक साइकिल में क्या फर्क? Yes. What is the difference between lighting and lightogenetic cycle? बैक्टीरियोफेज वायरस आया है, ठीक है, आगे बैठा हूं। सबसे पहला स्टेप है आपके पास अटैचमेंट, दूसरा स्टेप इसने इसके अंदर होल किया अपने कोर की मदद से, ट्रांसफर ऑफ जीनोम, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ जीनोम। तीसरा स्टेप क्या है? सॉरी, इंजेक्शन तो कर दिया ना। मास्टर स्लेव रिलेशनशिप, इसको ऑर्डर देना मेरे लिए कोर्स बनाओ, ठीक है, मेरे लिए कोर्स बनाओ, उसको ऑर्डर देना मेरे लिए डीएनए बनाओ, ठीक है। मास्टर स्लेव रिलेशनशिप, अगर आखिरी ऑर्डर को फॉरवर्ड करेगा, रिलीज ऑफ लाइसोजाइम्स, इससे क्या होगा, बैक्टीरियल वॉल बर्स्ट हो जाएगी, सारे इसके अंदर फेज वायरस जो मौजूद हैं, ठीक है, सारे के सारे फेज वायरस जो है उसमें से निकल के बाहर आ जाए, ठीक है। दिस इज नोन एज लाइटिक साइकिल। लाइटिक साइकिल की डेफिनेशन क्या है? रेप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज इज कंप्लीटेड विदाउट इंटरप्शन। Replication of bacteriophage virus is completed without interruption. बगैर किसी इंटरप्शन के रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाती है। लाइसोजेनिक साइकिल में क्या हुआ? कटता नहीं है, नहीं मिलता। अभी देख लेते हैं सेम है कि नहीं, या क्या डैश हुआ? जीनोम ट्रांसफर करेगा, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ जीनोम करेगा, जीनोम भी ट्रांसफर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, बोले क्या होगा उसके बाद? इसमें शामिल हो जाता है, प्रोफेज बनाए, उसको कहते हैं प्रोफेज गियर। इस वक्त बैक्टीरियल सेल डिवाइड होने जा रहा है, उसका कंट्रोल के वजह से नहीं संभाल सकता, तो ये क्या करेगा, गिव अप नहीं करेगा, बल्कि क्या कहते हैं कि अपने जीनों को उसके जीनों के साथ शामिल कर देगा, और ये कराएगा प्रोफेज। सिर्फ प्रोफेज कहने या प्रोफेज डीएनए कहने बात है, ठीक है। अब बैक्टीरियल सेल डिवाइड हो रहा है, उसकी नस्ल दर नस्ल ये बैक्टीरियम जो है आने वाली तमाम नस्लों में, ठीक है, आने वाली तमाम नस्लों में आपको ये बैक्टीरियोफेज वायरस का डीएनए ट्रांसफर है, ठीक है, और इससे मजीद आती चली जाएगी। अब इसको लाइसोजेनिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा कि इसमें से ये जो वायरल डीएनए जो है ना उसमें से निकल जाएगा और क्या करेगा, लाइटिक साइकिल शुरू कर, ठीक है, क्या करेगा, लाइटिक साइकिल शुरू, और उसमें क्या होगा आपके पास, लाइटिक साइकिल शुरू कर देगा और हाँ लाइसोजाइम बना के
लाइटिक साइकिल शुरू कर देगा और फिर इसका मतलब ये है कि वो फेज वायरस में से निकल गए, लेकिन ये कि इसमें थोड़ा डिले आता है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, रेप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज वायरस इज कंप्लीटेड विद इंटरप्शन। पेज पूछे क्या पूछ रहे हैं, replication of bacteriophage virus is completed with interruption। बैक्टीरियोफेज वायरस की एप्लीकेशन रुकावट के साथ कंप्लीट होती है, ठीक है, फॉरन कंप्लीट नहीं होती, ठीक है। दिस इज द लाइटिक एप्लीकेशन, नोट करना है आपको। उसके बाद आगे बात करूँ, सवाल करने करें, फिर मैं आपको क्लासिफिकेशन बताने का। अगर नोट्स पढ़े तो नोट्स बंद कर दें, यार मैं आपसे बात करूँ क्योंकि मैं अभी रिवाइज नहीं, मैं अभी आपसे पूछ रहा हूँ ना। मुझे 7 बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन की टाइप्स चाहिए, ठीक है। बाल्टीमोर जो क्लासिफिकेशन है उसकी 7 टाइप्स चाहिए। अब मुझे आप आगे वाली देखो, मुझे 7 बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन की जो सब टाइप्स है बताएं, कौन बताएगा इसमें इंग्लिश में? आप बताइए, शाबाश बताइए। गुड। डबल स्टैंडर्ड टीएम, सिंगल स्टैंडर्ड टीएम वायरस, गुड, शाबाश। सिंगल स्टैंडर्ड प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरस, सिंगल स्ट्रैंड माइनस स्ट्रैंड आरएनए वायरस, शाबाश। तो ये 5 हो गए। एक मिनट, रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरस में जो 2 टाइप्स हैं वो कौन सी हैं? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए विद डीएनए इंटरमीडिएट, डबल स्टैंडर्ड डीएनए विद सिंगल डबल स्टैंडर्ड डीएनए विद आरएनए इंटरमीडिएट, ठीक है। ओके, अरे आपने कल बताया, मुझे अच्छा लगा कि कहते हैं कि आपने बताया, क्योंकि आपने आसान के लिए वाला रिवाइज किया होगा। हाँ नहीं, आपने रिवाइज करके लिए, अच्छा लगा। चले तो मैं अभी वो क्लासिफिकेशन लिख रहा हूँ बोर्ड पे। अच्छा, मुझे सिर्फ इसमें आप लोगों ने ये बताना है, आप बैठे हुए प्लस आरएनए और माइनस आरएनए क्या, एक मिनट आप नहीं, अगर आपको पता है तो
ये बेटा ओके तो पॉजिटिव में इसके अंदर डायरेक्ट ट्रांसलेशन होती है, ट्रांसलेशन वाला प्रोसेस करना, और नेगेटिव में डायरेक्ट ट्रांसलेशन होती है, ट्रांसलेशन करना। जल्दी में बताया आपने, क्या बताया आपने? जो नेगेटिव होता है उसका क्या होता है? उसमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन लाइन दोनों होते हैं, डायरेक्ट ट्रांसलेशन जो पॉजिटिव होता है उसमें डायरेक्ट ट्रांसलेशन। जो नेगेटिव होता है उसमें पहले आर नेगेटिव आरएनए पहले पॉजिटिव आरएनए में कन्वर्ट होता है, यानी कि आरएनए आरएनए ट्रांसक्रिप्शन होती है, ठीक है, फिर वो ट्रांसलेशन सही। Baltimore classification, double stranded DNA वायरस, एग्जाम्पल बताइए। herpes virus, smallpox RNA virus, single stranded DNA virus, parvovirus, double stranded RNA virus, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस, रियो वायरस, सिंगल स्ट्रैंडेड प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरस, कौन सी है? इसमें डेंगू है, कोरोना है और हेपेटाइटिस सी, और सिंगल स्ट्रैंड माइनस स्ट्रैंड आरएनए वायरस, सिंगल स्ट्रैंडेड माइनस आरएनए वायरस, इसमें ये कौन सा है? सिंगल स्ट्रैंडेड माइनस आरएनए वायरस, वायरस कॉजिंग मीजल्स, वायरस कॉजिंग मॉम्स, इनको हम ऑल टुगेदर पैरामीजो वायरस कहते हैं, ठीक है, और रेट्रो वायरस। अच्छा, सिक्स क्लासिफिकेशन में यहाँ लिखा हूँ रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरस, रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरस, रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस में सिंगल stranded RNA with DNA intermediate, ठीक है, with DNA intermediate, और डबल स्ट्रैंडेड DNA with RNA intermediate, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड DNA with RNA intermediate, चलिए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए with DNA intermediate, दिस इज HIV साइनस में उसकी साइड अभी पढ़ेंगे, हाँ, और इसमें आपके पास कौन सा हेपेटाइटिस बी वायरस, ठीक है, वायरस तक बनाने की जरूरत ही नहीं, इसमें आपको बस जब आपने ये भी बता दिया प्लस और माइनस कौन सा है, प्लस आरएनए सबको पता है, देखिए मैं आपको थोड़ा सा बस ब्रीफ कर दूं, प्लस और माइनस क्या होता है, इसमें अपना आरएनए इंजेक्ट किया, ये फौरन कहाँ जाएगा, राइबोसोम में जाएगा और फौरन ट्रांसलेशन शुरू कर देगा,
ठीक है, राइबोसोम में जाएगा, फौरन क्या करेगा, ट्रांसलेशन शुरू कर। जो माइनस आरएनए होता है, जब वो बैक्टीरिया के अंदर गया तो आरएनए, ये नेगेटिव आरएनए पहले पॉजिटिव आरएनए है, आरएनए आरएनए ट्रांसक्रिप्शन से, फिर वो क्या करेगा, फिर वो राइबोसोम के पास जाएगा, ठीक है, फिर वो राइबोसोम के पास जाएगा ट्रांसक्रिप्शन में, कलर में कोई वाला यूज किया। ठीक है, तो ये प्लस और माइनस का, चलो दिस इज नोन एज बाल्टी-मोल क्लासिफिकेशन। इसके फौरन बाद हम एक काम करें, मुझे 20 वायरल डिजीजेस के नाम लिख कर दें, कम से कम मुझे 20 से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन कम ना, 20 वायरल डिजीजेस के नाम मुझे लिख कर दें। तो आपकी कॉपी आपके सामने है, तो आप आपकी कॉपी ऊपर रखेंगे। Need to know 20 viral diseases.
That's all. Yeah, शाबाश। मैं तो एक ही बोला आपको ईमेल करेंगे ना, आपको ईमेल में क्या आता है? पोर्टल पे आ जाएगा। ओके। उसमें से जो मार्क्स अलग अलग दिए होंगे मुझे आप बताइएगा, बायो के मार्क्स कब तक करोगे? ठीक है। तो जो बोर्ड पे ये लिखा हुआ है मैं हटा सकता हूँ। हाँ। कितने हो गए? 15 हो गए सबके? 15 करके कोशिश करें आपको। देखो हमारे बैक्टीरियल डिजीजेस तो सारी माइनस की, बैक्टीरिया तो प्रोकैरियोट वाला टॉपिक को माइनस करती है। तो लेकिन ध्यान पे रखिए कोई भी बात है आप आउट ऑफ सिलेबस में जा सकते हैं। मैंने इसलिए एक ही वालों को कहा होता है कि आप चूंकि एक ही के टेस्ट में सारे टॉपिक रिवाइज करते हैं तो उसकी वजह से आपको ज्यादा बेनिफिट है। अगर कोई आउट ऑफ सिलेबस में यहाँ आता है ना नॉर्मल में, वो आपकी बेटा रिवाइज नहीं होती। तो आप लोग भी ऐसा करेंगे तो रिवाइज करते हैं, बैक्टीरिया तो आप रिवाइज कर ही रहे हो, ट्रांजैक्शन वगैरह ट्रांसफॉर्मेशन। चलो मैं लिखना शुरू करूँ, पांच पांच लिखवा आपने, दरिया पहले 5 लाख लिखवा। बर्ड फ्लू, ओके। और बस मुद्दा आप लीवर, लीवर से थोड़ी तो बोल, लीवर तो बैक्टीरियल भी हो सकता है, प्रोटोजोल भी हो सकता है, उसमें वजह से हो सकता है। हेपेटाइटिस सही, हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई एफ जी, सो
चलें और जी टेटनी टेटनी तो बैक्टीरियल होती है, टेटनस होती है, टेटनी भी तो हाइपोक्सिमिया की वजह से। 8वीं वाली बस और हर्बीस smallpox, ठीक है, स्मॉल पॉक्स Ebola, ठीक है, एबोला influenza, ठीक है, फ्लू या इन्फ्लुएंजा की बात है, Ebola, रूबेला उसके बाद इन्होंने पूछा ऑलरेडी मेंशन है, अब typhoid, कोरोना jaundice, हेपेटाइटिस में आती है, जॉन्डिस जॉन्डिस चमटा में आती है, जॉन्डिस बीमारी में malaria, तभी तो लिखवाया है, जो 20 बीमारियां हैं हमको लिखवाई हैं, इसीलिए तो मलेरिया तो प्रोटोजोआ डिसीज आती है, इसमें कैसे आ गया मलेरियल प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम फॉल्सिपेरम प्लाज्मोडियम ओवेयर प्लाज्मोडियम निपेक्स प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह से होता है प्रोटोजोआ बीमारी। और जो meningitis, एनसेफलाइटिस ठीक है, एनसेफलाइटिस वायरल मेनिंजाइटिस ओके, और गर्दन और बुखार है आपकी, हाँ scarlet fever, स्कारलेट स्कारलेट फीवर और chickenpox, बिल्कुल सही है, मेडिसिना जोस्टर वायरस की वजह से चिकन पॉक्स और mumps, और बाकी जो आप मुझे एक बात बताएं, आपने कॉन्गो का नाम सुना है? yes, ठीक है, अभी केसेस आते रहते हैं बकरीद के दिनों में, कॉन्गो वायरस कॉल होता है, um, थोड़ा कौन सा है आप लोगों ने chicken, चिकनगुनिया ठीक है, चिकनगुनिया और क्या छोड़ वॉट्स virus, वॉट्स virus, WARS वॉट्स शिंगल्स शिंगल्स आता है और कोल्ड कोल्ड भी बीमारी और कोलोराडो टिक फीवर वायरस कोलोराडो टिक फीवर ओके, potato पर जो virus होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HP ठीक है, सर्वाइकल कैंसर का उसमें ह्यूमन पैपिलोमा वायरस ठीक है, सर्वाइकल कैंसर का आपने क्या पूछा था? जो potatoes पे virus होता है, वो तो प्लांट वायरस होगा, ठीक है, वो तो प्लांट वायरस होगा, प्लांट बॉडी डिजीज में हमने एक भी नहीं लिखी है, ये ह्यूमन डिजीजेस के बारे में बात करें। चलो इसके वेरी नेक्स्ट अब मुझे तो आपकी तरफ से चाहिए HIV वायरस की साइकिल बतानी जा रही है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। अच्छा मुझे एक बात बताइए, इसके अंदर HIV वायरस के अंदर इसके अंदर कैंसर कौन सा हो जाता है HIV वाले लोगों को, किस चीज का कैंसर होता है, कुछ कहते हैं उसको क्या नाम देते हैं, हाँ स्किन कैंसर होता है, नाम होता है कैपोजी सार्कोमा। ये देखें ये पैरों की स्किन है, इसके ऊपर ब्राउन से पैचेस पड़ना शुरू हो जाते हैं, वो कहते हैं कैपोजी सार्कोमा, ठीक है, कैपोजी सार्कोमा का नाम है। अच्छा मजीद HIV वायरस जो है, चलो इसमें स्टेजेस
HIV वायरस की जो इन्फेक्शन की स्टेजेस हैं, HIV का स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, शुरू में इसकी स्टेजेस मुझे चाहिए, देखिए कौन कौन सी स्टेजेस। आप चाहें तो हेल्पर टी सेल बना लें, लेकिन हेल्पर टी सेल है, हेल्पर टी सेल का न्यूक्लियस है, हेल्पर टी सेल की सरफेस पे आपको ये CD4 रिसेप्टर्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये वायरस नहीं है, हेल्पर टी सेल जिसका न्यूक्लियस है, और ये CD4 रिसेप्टर्स में तो डिफिकल्ट करने के अलावा जो भी फॉर्मूले CD40 भी होता है। GP40 जो है वो अंदर लेने में होता है, जीपी पहले अटैचमेंट में मदद देता है, वो GP1 बनने का, फिर उसको अंदर जाना होगी तो उसमें आपके पास CD40 मदद। CD4 से तो GP1 नहीं जुड़ेगा। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, ये बात बताइए। अरे सिम्टम ये कुछ नहीं, स्टेजेस कुछ नहीं क्या कहते हैं कि वो आके इन्फेक्ट करता है तो कैसे दाखिल होगा, आप बताइए पहले स्टेप क्या होता है। अटैचमेंट सबसे पहला स्टेप, ठीक है, सबसे पहले क्या है अटैचमेंट। HIV वायरस आया, ठीक है, HIV वायरस आया और उसने क्या किया, अपने जो GP120 थे वो CD4 से कंबाइन किया, तो सबसे पहला स्टेप क्या है,
जी, फिर उसके बाद क्या है? फिर वो इन्वेस्ट कर लेते हैं सीडी फोर को अपने पास, और जो हेल्पर टी सेल्स हैं उसके ऊपर कोई रिसेप्टर्स नहीं बचते सीडी फोर, जो आगे जाके लाइन ऑफ डिफेंस को मतलब अरे अभी तो भाई बेटा अंदर जाएगा ना, अभी मल्टीप्लाई इसलिए हो। गर्ल्स में फिर हाँ चले गर्ल्स होगी, गर्ल्स में अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग गर्ल्स पढ़ेंगे, गर्ल्स में अब क्या हो गया बाजार में। ये आपके पास ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड एंजाइम्स, इसमें अपना जो जीनोम है ना और अपने तमाम एंजाइम्स के अंदर ट्रांसफर कर दिया, एंजाइम भी ट्रांसफर कर दिया, जीनोम भी ट्रांसफर, आरएनए भी ट्रांसफर कर दिया, सॉरी मैंने आरएनए ट्रांसफर, ठीक है। फिर क्या होगा दूसरा, और इस ट्रांसफर वाला देखिए GP40, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। कमांड अब ये जो आपके पास आरएनए है, इस आरएनए से डीएनए बने, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। डीएनए आरएनए क्या करेगा, आरएनए से डीएनए, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो गई, फिर क्या हो, इंटीग्रेशन हो, इंटीग्रेशन में क्या हो, ये आपके पास हेल्पर टी सेल का डीएनए है, इस डीएनए के अंदर इसका जो डीएनए होगा वो शामिल हो जाए, तो यहाँ पे डीएनए बनेगा, ठीक है, वो डीएनए इसके अंदर शामिल, इंटीग्रेशन और इसमें इंटीग्रेज एंजाइम हेल्प करेगा, ठीक है। इंटीग्रेशन viral DNA integrated into helper cell DNA, देखिए वायरस अपने साथ डीएनए लेकर नहीं आए, मैंने वायरल डीएनए इसलिए लिखा है क्योंकि आरएनए से डीएनए इसने बनाया है, ये बात ध्यान में रखिए, 5 लोग, फिर क्या होगा, अपने जो इसका अब वो ट्रांसक्रिप्शन, देखिए अब होगी ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि एक टाइम पीरियड तक इसका हिस्सा बना रहेगा, जरूरी नहीं है कि अपनी ट्रांसक्रिप्शन फॉरन कंटिन्यू करे 1 साल 2 साल 10 साल, हो सकता है शुरू ही ना करे, एक लॉन्ग पीरियड तक रखा है। फिर उसके बाद होगी ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए, ठीक है, डीएनए से क्या बन गया, आरएनए, हाँ आरएनए डीएनए से आरएनए बन गया, अब क्या होगा, ट्रांसलेशन होगी, ठीक है, ट्रांसलेशन होगी यहाँ साइटोप्लाज्म में आके, और वो क्या करेंगे, नए वायरसेस बन के रहेंगे, ठीक है, ये नए वायरस, नई वायरस बनाने की फैक्ट्री लगेगी, ठीक है, नए वायरसेस बन गए, ट्रांसलेशन हो गए, फिर क्या होगा, फिर बर्डिंग होगा, ठीक है, बर्डिंग होगी, ये देखिए इसकी सरफेस जो है, हेल्पर टी सेल की जो सरफेस है उससे ब्लड लाइक स्ट्रक्चर्स यानी कि आउटपोस्ट निकलेंगी और वो बाहर आती चली जाएगी, ठीक है, वो बाहर आती चली जाएंगी, बर्ड्स की फॉर्म में वो निकल निकल के बाहर आती जाएगी, ठीक है, बर्ड्स की फॉर्म में वो निकल निकल के बाहर आते चले जाएंगे, यस, ये आपके मैंने भी अगर बनाया तो GP120 जिसमें बनाया था तो मैंने भी बनाया था। पोलियो वायरस नॉन इनवेलेंट वायरस है, लेकिन जो आपका HIV वायरस है वो इनवेलेंट वायरस, ओके। अब ये बर्डिंग की फंक्शन में निकल के बाहर, समझ में, वायरस ये जो ना वायरस की फैक्ट्री लगती है, और ऐसे हेल्पर टी सेल्स जिस पे अभी हमला नहीं हुआ, इसमें से निकल के क्या करेंगे, उस पर हमला करते हैं, बॉडी क्या करेगी, जितने हेल्पर्स टी सेल्स सब पे कब्जा करके बॉडी को और बनाएगी, लेकिन एक टाइम आएगा कि बॉडी का इम्यून सिस्टम बैठ जाएगा, वो मजीद हेल्पर टी सेल्स बनाना छोड़ देगी, ठीक है। तो वायरस या HIV की जो हम HIV की हम स्टेज मालूम करते हैं ना, वो हेल्पर टी सेल के स्टेटस से मालूम करते हैं कि हेल्पर टी सेल बॉडी में कितने हैं, अगर हेल्पर टी सेल काउंट बहुत ही कम हो गई है, समझ लें आप HIV वायरस की आखिरी स्टेज से, ठीक है, इसमें इस तरीके से उसको डायग्नोस्टिक करें। अच्छा अब मुझे इसमें बताइएगा जरा,
कौन सा इन्फेक्शन कहते हैं? हाँ, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन किसको कहते हैं बताइए, व्हाट इज अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन? जैसे HIV है, जब पर्सनली डायग्नोस हो HIV है, तो वो और डिजीज से बहुत प्रोन हो जाता है, जैसे कैंसर, स्किन कैंसर से और नहीं, ये अपॉर्चुनिस्टिक नहीं है। देखिए, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन का मतलब ये है कि मेरे मुंह में और आपके मुंह में, सबके मुंह में एक फंगस रहता है, उसका नाम है ईस्ट, जो कि एक ईस्ट रहता है, इसका नाम, असल नाम है कैंडाइला। ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसको अल्हम्दुलिल्लाह में कैंडाइलियासिस नहीं होती, हमारे मुंह में फंगस नहीं लगती। लेकिन इनमें क्या होता है कि जो माइक्रोऑर्गेनिज्म मुंह में रहते हैं और नॉर्मल पर्सन की, वो क्या करते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, जैसी इम्यूनिटी कम हुई वो फौरन हो गया अगर उनको इन्फेक्शन बस कर। ठीक है, उसको कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। ठीक है, इसी तरह इंटेस्टाइन में आप नॉर्मल हमारी आंखों में कुछ बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं, तो क्या होता है, आई इन्फेक्शन हो जाते हैं, उनको फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। इनको नमूनिया जो होता है वो एस्परगिलस नमूनिया होती है। ठीक है, नॉर्मल पर्सन में आपको एस्परगिलस नमूनिया नहीं मिलेगा, लेकिन इनमें आपको क्या मिलेगा, एस्परगिलस नमूनिया। एस्परगिलस फंगस का नाम है, एस्परगिलस फ्यूमिगेटस फंगस का नाम है। आपके उसमें फंजाइल है नहीं, इसलिए आपको शायद नाम नहीं अंदाजा, लेकिन एस्परगिलस नमूनिया जो है फंगल नमूनिया को कहते हैं। ठीक है, तो वो इनमें हो जाता है। इवन कि जो बंदा एस्परगिलस नमूनिया के साथ आए, वो सबसे पहले HIV का टेस्ट होता है कि इसको यूरिन नमूनिया हुआ तो कैसे हुआ। ठीक है, HIV का टेस्ट, और बहुत इस वक्त एक बड़ी तादाद लोगों की साइलेंट फॉर्म में मौजूद है जिनको HIV है, और स्क्रीनिंग प्रोसेस करने की बहुत जरूरत है ताकि ऐसे लोग जो डायग्नोस हो सके, ताकि बर वक्त उनकी ट्रीटमेंट की जा सके, वरना लोग दूसरों को भी इन्फेक्ट करेंगे, और क्या होगा कि वो दूसरों को भी इन्फेक्ट करेंगे, और वो जो खुद भी उनकी लाइफ जो है वो रिस्क है। चलेंगे, तो ये हो गया। अच्छा, क्या पुलिस आपको मैं बता दिया, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन बता दिया आपको उसके अंदर, और HIV के अंदर क्या बात याद रखी जा सकती है, सिम्टम्स क्या होते हैं, सिम्टम्स के अंदर आम सिम्टम्स नहीं है, फ्लू, फीवर, चिल्स, ये आम से सिम्टम है कि रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहे हैं। ठीक है, रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहे हैं, और ठीक है, और लेकिन ये RNA वायरस है, तभी तो उसकी अभी तक वैक्सीन नहीं बनाई जा सकी। ठीक है, ये RNA के अंदर होता ये है कि बहुत देरी से म्यूटेशन होती है। ठीक है, वो बहुत रैपिडली म्यूटेट होता है, इस वजह से उसकी वैक्सीन बनाना सबसे मुश्किल काम। चलें, अब उसके बाद हम बारी बारी और कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनके हम सिम्टम वगैरह की बात करेंगे, कौन कौन से उसके अंदर सिम्टम है ये बता दो। और HIV से रिलेटेड ट्रीटमेंट में कौन कौन सी मेडिसिन, मेडिसिन के नाम बताएं। जाइडोप्रोटीन है, जाइडोथाइरोडीन है, रुकोविया है, और जाइडोवीरिन, जाइडोथाइरोडीन, रिबावायरिन बहुत कॉमन इस्तेमाल होती है, रिबावायरिन। तो एंटीवायरल दवाइयां इसके अंदर दी जाती हैं। और जो लोग अगर लेने के बाद छोड़ते हैं कुछ टाइम पीरियड के बाद, उसमें क्या होता है कि वो उससे रेजिस्टेंट हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा मसला इसमें रेजिस्टेंस या कंप्लायंस का आता है कि मरीज जो है वो मेडिसिन छोड़ देता है, तो उसको दवाई इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स होते हैं, उसको बचना चाहता है। और दुनिया में जहाँ पे एड्स की कम्युनिटीज हैं, जो लोगों को एड्स है, उनको एक जगह पे एग्रीगेट करके रखा जाता है। ठीक है, ताकि वो दूसरे लोग जो हैं उनको एड्स ना फैलाएं। और जो भी उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो डिपेंड करती है कि उनके अंदर हेपेटाइटिस का स्टेटस दरअसल क्या है। दुनिया में कुछ मरीज ऐसे हैं, 2-3 मरीज ऐसे हैं कि जो कि एड्स से सही हुए हैं, उस पे एंटीवायरल मेडिसिन वगैरह जो है वो रोने के बहुत ज्यादा, तो वो उनके इस्तेमाल से उसके बाद सही भी हो। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद चंद एक बीमारियां उस पर हम बात करेंगे, वायरल बीमारियां थोड़ी सी हम डिटेल में। उसमें सबसे पहले आपके पास है पोलियो माइलेटस। थोड़ी सी मुझे एक लाइन में डिटेल आप उसके अंदर मेंशन करके दे देंगे, पोलियो माइलेटस जो है इसकी थोड़ी बहुत डिटेल आपको पता है वो क्या है पोलियो माइलेटस।
पोलियो वायरस पॉजिटिव एजेंट होता है इसका। पोलियो वायरस ठीक है, आरएनए वायरस है, नॉन इन्वेलप वायरस है, ट्रांसमिशन होता है। छोटे बच्चों में ज्यादा मतलब छोटे बच्चों में नहीं होता है, तो एक सर्टेन एज पर आने के बाद आप इससे बच जाते हैं। और पोलियो अच्छा आप मेरी बात सुनिए, मैंने 20 साल के बंदे को भी पोलियो होते हुए देखा है। 20 साल की उम्र में डेवलप होती है। 20 साल की उम्र में ही पोलियो को डेवलप होते हुए देखा है। लेकिन जो लोग पोलियो, इस बार पोलियो वायरस के नाम ही पढ़ा हो, लेकिन हमारी इम्यूनिटी इसलिए डेवलप हुई है कि हमने आईपीवी लगवाई थी, ओरल पोलियो यूज की है, तो हमारी एंटीबॉडी बनी, मेमोरी सेल्स बने। बच्चों के अंदर मसला ये बार बार उनको वैक्सीनेट इसलिए किया जाता है क्योंकि मेमोरी सेल्स इतने लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। लेकिन जो फॉरेनर ऑस्ट्रेलिया वगैरह में रह रहे हैं, उन्होंने अगर वहाँ पे पोलियो वगैरह, तो आमतौर पर उनकी वैक्सीनेशन तो नहीं, क्योंकि पोलियो वहाँ पे एंडेमिक नहीं है, वो पाकिस्तान आए, तो उनको पाकिस्तान आने की 20 साल की उम्र में पोलियो की बात है। तो जहाँ पे आके वो लोग ऐसे आए, तो उनको फौरन आईपीवी लगवानी चाहिए, उनको पोलियो वायरस के ड्रॉप्स देने चाहिए। ठीक है, तो जरूरी नहीं है बच्चों में हो, बड़ों में भी हो सकता है। ठीक है, मुझे एक मखसूस लफ्ज चाहिए इसके अंदर। देखें, फर्ज करें वालिदैन के बच्चे, किसी बच्चे को पोलियो हुआ, क्या अलामत देखकर वो कहेंगे, कोई डॉक्टर कह रहा है कि हाँ इस पे पोलियो का शक है, कौन सी अलामत है? एक अलामत उसकी शेप ऐसे बैंड से नहीं। देखिए वालिदैन कहेंगे, मिसाल के तौर पे ये बच्चा जो है ना, उसको उठाया जाए, छोटा बच्चा उसको उठाया जाए, तो पैर उसके झूल रहे हैं, वो कहते हैं एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस, पाँव ने काम करना छोड़ दिया, ये एक्यूट फ्लैसिड। अगर आपने कभी फ्रॉक को हाथ में लिया है कि हमारा अपना बिल्कुल झूल रहा होता है, उसके टाइम झूल रही होती है, आपको से इसके अंदर झूल रही है, दोनों पैर जो है वो बिल्कुल काम करना छोड़ दें। अच्छा अभी कंफर्म नहीं है कि इसको पोलियो है, अभी टेस्ट हो, क्योंकि गिलियन बैरे सिंड्रोम जो है जीबीएस कराते हैं, उसमें भी मिलती जुलती यही चीज होती है, उसमें स्टेरॉइड वगैरह इस्तेमाल करके वो दोबारा रिकवर हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। लेकिन क्या कहते हैं कि आपको इसके अंदर जो है वो एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस मिलेगा। ठीक है, ओके। इसका जो वायरस है, तो बेसिकली इन्फेक्ट किस जगह पे जाके करते हैं, जो आपका मोटर रीजन है ना, स्पाइन कॉर्ड का। ठीक है, जो मोटर रीजन है, डॉर्सल साइड से सेंसरी आते हैं और वेंट्रल साइड से मोटर न्यूरॉन्स आते हैं, यहाँ भी जाके ये डैमेज होता है, परमानेंट डैमेज होता है, और ब्रेन के लेवल पे भी जाके डैमेज होता है। तो पोलियो लाइट वाले जैसे ना आपको एक्यूट फ्लैशबैक पैरालिसिस मिलेगी, ये बात समझ रहे हैं। अच्छा इसके बाद आइए, पोलियो के अलावा एचआईवी की आपसे बात होगी। हाँ हेपेटाइटिस के बारे में बात करें, हेपेटाइटिस आपसे पूछा जाता है कि ए बी सी, हेपेटाइटिस ए बी सी आपसे पूछा जा सकता है, हेपेटाइटिस ए बी और सी। लेकिन नॉर्मल जो लोगों में हेपेटाइटिस होता है, ज्यादातर वो होता है हेपेटाइटिस ए। उसकी ट्रांसमिशन कैसे होगी? क्या कहेंगे? bodily fluids, blood transfusion, blood वो तो देखो ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो हर एक बीमारी का, फीको ओरल, वो फीको ओरल कहते हैं, गंदा पानी पीने से जो है, जिसमें सीवेज का पानी मिल चुका है, तो वो गंदा पानी पीने से इसकी ट्रांसमिशन होती है। हेपेटाइटिस ए जो है वो उसकी ट्रांसमिशन फीको ओरल होती है, यानी कि कंटामिनेटेड वाटर ड्रिंकिंग की वजह से। बी और सी ऐसे ट्रांसमिटेड नहीं होते, बल्कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए होता है, और इन्फेक्टेड नीडल्स से इस्तेमाल होता है। और सीन यहाँ पर आपके पास भी है। ठीक है, हेपेटाइटिस सी की ट्रांसमिशन की वजह से। हेपेटाइटिस बी वायरस की खास बात क्या है? वैक्सीन है, सही, एक मिनट।
लेकिन हेपेटाइटिस बी वायरस की खास बात यह है कि इसका डीएनए कंप्लीट डबल स्ट्रैंड है। इधर इधर से फॉर्म पड़ा जब ये वायरस बॉडी में दाखिल होता है सबसे पहले ये वाला रीजन अपना कंप्लीट करता है। ठीक है, ये वाला कोर्स अपना कंप्लीट करता है, फिर वो इन्फेक्शन। ओके, तो इन्फेक्टेड नीड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अच्छा, हेपेटाइटिस बी जो है वो क्या कोस करता है और सामने बेटा आने सिम्टम्स क्या है? क्या कह रहे हैं? लिवर में पेन होता है, एब्डोमिनल पेन, और आइज स्टार्ट हो जाती है जब एक्टिव होता है। ये एब्डोमिनल पेन है, येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, ये सिम्टम्स पूछे गए हैं कि आपके एंटीडेस में। येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन एंड आइज और बेसिकली इसमें होता क्या है, लिवर सिरोसिस होती है, लिवर सिरोसिस। ठीक है, लिवर सिरोसिस को कहते हैं हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा। ठीक है, कहते हैं हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा। क्या वो कहीं तो फील होती है पूरी लिवर के पास स्वेलिंग होगी जो जिनका भी एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन आप जो कह रही है ना, ये दोनों, ये बात ये दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। उसमें होती है बेटा एसआईटीज, जो आप कह रहे हैं। एसआईटीज में क्या होता है कि पेरिटोनियल कैविटी जो है उसमें पानी भर जाता है। ठीक है, पेरिटोनियल कैविटी जो है उसमें पानी भर जाता है। तो जो पेट में पानी भरने का लक्षण है, एक्चुअली पेरिटोनियल कैविटी में पानी भर जाता है। क्या होता है कि नीडल डाल के हॉस्पिटल में अगर है, घर वालों को सिखा देते हैं, डालो पानी, नीडल डालो, पानी निकालो और पानी फेंक दो। तो ये इनका जो वाटर इनटेक होता है वो भी बहुत लिमिट करना पड़ता है। ठीक है, उसमें ऐसे बेसिकली एसआईटीज डेवलप होता है। और मजीद उसमें आपके पास क्या होता है, इसोफेजियल वेराइसिस डेवलप होती है, इनको खून की उल्टी आती है। इनको खून की उल्टी आती है तो क्या होता है कि वो इसोफेगस की जो ब्लड वेसल होती है, उनका लिवर बिल्कुल क्या होता है, हार्ड हुआ होता है। वहां से ब्लड डाइवर्ट हो रहा है स्टमक की तरफ, और स्टमक में इसोफेगस की तरफ आया था। तो उस पे क्या होता है कि वो जोर से खांसती है भाई, तो खून आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो फिर उनका छोटा सा ऑपरेशन होता है कि उसमें जो होता है इसोफेगस के अंदर बैंड यूज करते हैं। ठीक है, इसोफेगस में बैंड यूज करते हैं ताकि इसोफेजियल जो वेराइसिस हैं, उन वेराइसिस को जो है वहां से वो डिलीवर करना बंद कर। ठीक है, और क्या कहना चाह रही हैं, स्वेलिंग वगैरह तो देखें, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होती है, स्वेलिंग भी कहेंगे उसका, उसका एब्डोमिनल डिस्टेंशन। स्वेलिंग मिल सकती है इसलिए कि देखिए लिवर काम नहीं कर रहा है, तो बॉडी के जो प्रोटीन है ब्लड के 7% वो नहीं बन रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि हाँ कुछ जगह स्वेलिंग मिलेगी। लेकिन जो स्पेसिफिक आपके पास है उसके अंदर है एसआईटीज। ठीक है, कि पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जो वो पानी भर गया। चलिए इसको नोट करें, फिर आगे बात करते हैं। सेलुलर कार्सिनोमा में लिवर से दोनों में होता है। ए में नहीं होगी। ये तकरीबन 10 साल पुरानी बात है। हमारे कोचिंग के कुछ टीचर्स थे, अब उनकी पता है क्या हुआ, उनकी आंखें एक ही बीच मुझे नजर आई। फिर मैं एक दो दिन के बाद देख रहा हूँ एक और टीचर है, उनकी ठीक नजर आई। फिर एक और कम से कम 6-7 टीचर्स की आंखें मुझे जरूर नजर आ रही है। मैंने पूछा क्या हो गया, मेरा जॉन्डिस हो गया। फिर मैंने अपना दिमाग लड़ाया कि ये सब कॉमन कहाँ जाते हैं, यानी कि एंडी में पढ़ रहे थे अलग अलग ग्रेड्स में। मैंने कहा वहाँ कहाँ बैठते हैं, कि हम देख के कहते हैं कि वो हम कैंटीन से पानी पीते हैं, वहाँ कूलर लगा हुआ है। तो गंदा पानी पीने की वजह से वो सारे जितने एनएडियंस थे वो सबको जो है वो टेरेस से हुआ।
तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए बोला, ऐसा नहीं कि आप उसको दिल पे लेके, मैं वैसे अवॉइड ही करना चाहिए अपना पानी घर से साफ नहीं करते जिससे आपको कॉन्फिडेंस हो कि वो वाकई कुछ सेफ है, क्योंकि वाटर की जो सेफ्टी है वो आपको 10 नहीं 100 सैकड़ों बीमारियों से बचाती है। तो एच पाइलोराई सबसे इम्पोर्टेंट है कि एच पाइलोराई इन्फेक्शन से दबाना बन जाता है। अच्छा, मैंने यहाँ पे पोलियो की जॉब से बात की, लेकिन पोलियो का इलाज नहीं है। पोलियो एक दफा हो जाए तो या तो डेथ हो जाती है या पैरालिसिस हो जाती है। ठीक है, उम्र भर की मामूली, बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो कि मौतजाती दौर में बच जाते हैं, उनमें वायरस की पॉजिटिव आ गई और उसके बाद जब वो बच गए। तो what is short span of time में symptoms आएंगे उसको एक्टिव करें। बी और सी एक्यूट इन्फेक्शन नहीं, इसमें तो सिम्टोमेटिक सिम्टम ही बहुत देर से नजर आते हैं। तो क्रोनिक इन्फेक्शन, क्रोनिक डिजीज में आता है। बहुत सारे लोग जो ऐसे अपना खून देने जाते हैं बी और सी, तो उनको पता लगता है कि भाई ब्लड बैंक से खून आ रहा होता है, तो मैं बी और सी कहते हैं, हमें बी और सी को पता ही। फिर जब लिवर की बायोप्सी वगैरह करते हैं तो पता चलता है कि उनकी स्टेज कौन सी बढ़ गई है, तो बहुत देर बाद पता चलता है। हेपेटाइटिस ए आपके पास एक्यूट इन्फेक्शन है। अच्छा, आपने ये एच आई वी की कॉपी कर लिया था ना? ओके। तीसरी हेपेटाइटिस बी वायरस के बराबर डिजीज है। वायरल डिजीज जो आपसे पूछी जा सकती है वो डेंगू आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, डेंगू के साइन और सिम्टम्स क्या है? देखिए, डेंगू जो है ना इस वक्त बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसका मच्छर बताए कौन मच्छर से ट्रांसफर होगी। कोई भी याद रखिएगा, ऐसी बीमारी जो टेस्ट आपके जिन दिनों आपका टेस्ट है ना उन दिनों वो हेल्दी थी, वो टेस्ट में आ जाता है। ठीक है, ये बात याद रखिए। डेंगू जो है कौन से मच्छर के जरिए ट्रांसफर होगी? ठीक, नहीं नहीं, मच्छर का नाम चाहिए, फीमेल नहीं चाहिए। एडी इजिप्टी मॉस्किटो, भाई फीमेल एनोफिलस के जरिए आपके पास मलेरिया ट्रांसफर होता है कि नहीं होता? मच्छर और कौन कौन से हैं? क्यूलेक्स है, स्टीफेंसी है, एनोफिलस है और एडी इजिप्टी है। एडी इजिप्टी मॉस्किटो के जरिए इसकी ट्रांसफर होती है, इसको टाइगर मॉस्किटो भी बोलते हैं नाम है। एडी इजिप्टी मॉस्किटो, ठीक है। इसको क्योंकि इसके जो है ना ब्लैक और व्हाइट कलर होता है, वो ब्लैक और येलो कलर होता है इसके जो है पीरियड बनाए, तो इस वजह से उसको टाइगर मॉस्किटो बोलते हैं। साइन और सिम्टम बताएं, क्या अलामत है कि भाई डेंगू पता चलेगा? शायद फीवर है, बिल्कुल सही। ठीक है, बॉडी पेन, देखें हेडेक हो सकता है, पेरी ऑर्बिटल पेन हो सकते हैं, आंखों में दर्द हो सकता है। ठीक है, पेरी ऑर्बिटल पेन हो सकता है। इसमें होता क्या है, प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, लेकिन देयर इज डिक्रीज इन प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स कम हो जाता है। इसकी ट्रीटमेंट क्या है?
हाइड्रेट द पेशेंट, जितना पानी पिला सकते हैं कोई दवाई नहीं आती, ठीक है। हाइड्रेट द पेशेंट, प्लेटलेट्स के कम होने की वजह यही होती है कि जो बॉडी की कैपिलरीज वगैरह होती है ना वो डैमेज हो जाती है, तो बॉडी का जो ब्लड होता है और जो फ्लूइड होता है वो निकल के इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाता है, तो इस वजह से क्या होता है, डिहाइड्रेशन की वजह से देते हैं। और मैं आपको बताऊं कि कुछ अब दिनों पहले की बात है कि स्टूडेंट जो है उसका मेरे को फोन आया कि मेरे भाई की तबीयत बहुत खराब है, मैं पता ही नहीं चला बुखार था और डेंगू था उसको। आप सोचें कि वो बिल्कुल उसकी अभी बिल्कुल यंग 25 years old, he lost his eye, आंख का आई हेमरेज हुआ और एक आंख लॉस्ट हो गई। तो वी कैन नॉट, जो नॉर्मल फीवर भी होता है ना उसको हमें लाइटली नहीं लेना होता, ठीक है। जो नॉर्मल फीवर भी होता है ना उसको हमें लाइटली नहीं लेना होता कि हम उसमें क्या करेंगे, हम उसमें जो है वो उसको लाइटली लें। हेडेक इसमें बहुत अहम है, सर में दर्द होता है, पेरी ऑर्बिटल पेन होता है, आंख में दर्द हो रहा है क्योंकि हेमरेज शुरू हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको उसके अंदर अलामत मिलेगी। मुताबिक डेथ्स इस वक्त दुनिया में क्या कहते हैं कि डेंगू की, खासकर पाकिस्तान में डेंगू की मुताबिक डेथ्स में यंग पर्सन खासकर डेंगू की वजह से। और जो बात है मैं आपसे डेंगू के बारे में बात कर रहा हूँ, चिकनगुनिया में भी यही है, उसमें बस फर्क ये है कि ज्वाइंट में होता है, ठीक है। चिकनगुनिया में भी यही है और उसमें ज्वाइंट है। ठीक है, फीवर पिक्चर जो है वो तो आपको बुखार के साथ मिलता ही मिलता है। फीवर पिक्चर्स तो आपको मिलता ही है। सर जो चिकन गुनिया होता है उसके अंदर फीवर एक फीवर नहीं होता, तो ज्वाइंट पेन की बात करें कम से कम 5 6 महीने जो ज्वाइंट पेन है, ठीक है। फीवर नहीं, फीवर इतने दिनों से रहेगा तो फिर जब तक चिकन गुनिया एक 7 8 days इफेक्टिव होता है उसमें फीवर पूरा टाइम होता है जाते हैं, ठीक है। अगर वो पैराडोल लेंगे तो चल जाएगा। आप पैराडोल इज सेफ फॉर ऑल द काइंड्स ऑफ फीवर्स, जो टैबलेट्स कम नहीं करता। आप मुझे बताएं कौन सा ऐसा बंदा है जिसको बुखार हो और वो पैराडोल टैबलेट नहीं लेगा। सर जो एक हमारा बड़े हुआ क्लास थे तो पैराडोल और काफी सारी लाइक पैराडोल वगैरह की यूज करी थी उन्होंने, वो दिन डॉक्टर है, तो उसके बाद भी उनका फीवर 101 से पीछे नहीं आया था, कम से कम 7 दिन बिल्कुल नहीं। बताइए पैराडोल वाले को लगातार यूज करें, ठीक है। मैं अगर अपनी बात करूँ चलो मुझे चिकनगुनिया हुआ है, ठीक है, उसमें ऐसा नहीं तो परसेंट टू परसेंट आपके पास रेंज नहीं है, ठीक है। चिकनगुनिया में आपके पास कंसिस्टेंटली फीवर, देखिए पैराडोल तो सबसे सेफेस्ट मेडिसिन है इस लिहाज से कि आपके मेरी प्लेटलेट्स पे कोई असर नहीं करता, ठीक है। आप डिस्प्रिन नहीं ले सकते, प्लेटलेट कम कर देगी, मोर्फिन नहीं ले सकते, प्लेटलेट कम कर देगी। तो एडवाइजेबल ये है कि आप कोई भी ऐसी मेडिसिन गलती से नहीं ले सकते प्लेटलेट कम कर, ठीक है। पैराडोल इज द सेफेस्ट वन, क्योंकि अगर फीवर मुसलसल रहेगा ना, मैं आपको तो फीवर से बड़ा मसला है, प्लेटलेट्स आपके ब्रेक होते हैं फीवर की वजह से, ठीक है। तो आपको अपने प्लेटलेट्स बचाने के, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज ना करना पड़े तो आपको जो पैराडोल टैबलेट लेना है, ठीक है। अच्छा अब आ जाए कोरोना की तरफ, ठीक है। कोरोना या कोविड, देखिए वायरस है बेसिकली लंग्स को इन्फेक्ट करता है, ठीक है, लंग्स को इन्फेक्ट करता है। इसकी वजह से क्या होता है, लंग्स को जब इन्फेक्ट करते हैं तो ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाता है। ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होने की वजह से हाइपोक्सीमिया, यानी कि जो बॉडी ऑर्गन है उनको ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है। इससे क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता वो ऑर्गन फेलियर में जाता है, तो मरीज जो है वो ऑर्गन फेलियर में जाता है। जिनमें वो कोरोना था, देखिए लोगों को अपने लाइक्स बढ़ाना होते हैं फेसबुक पे, उसमें तो उन्होंने इतनी नेगेटिविटी जनरेट की हुकूमत के खिलाफ कि वो
अपने नंबर बढ़ाने के लिए जो वो कोरोना के मरीजों में डाल रहे हैं लोगों ने अस्पताल जाने शुरू की और घर में मर गए। क्या मेरे इतने मुताबिक केस करेंगे ऑक्सीजन सैचुरेशन घर में ड्रॉप हुई 89 से अगर कम हो जाए ऑक्सीजन सैचुरेशन को फौरन हॉस्पिटलाइज करना जरूरी है, लेकिन ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप हुई। अब उसमें क्या हुआ, वो ऑर्गन फेलियर पे चले गए और सीनियर सीनियर लोग जो आपके पास ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होने की वजह से वो कोरोना कर देते हैं। ओके, तो आरएनए वायरस से और इसमें आपके पास देखिए एक्सट्रीम कंडीशंस में एंटीवायरल भी दिए हैं और एंटीबायोटिक भी दिए हैं। आप मुझे बताएगा आपको इसमें कोई सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक कौन सी इस्तेमाल हुई है कोरोना में? सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक जो इस्तेमाल हुई है वो एजोमैक्स है, और घर जाके आप एजोमैक्स एंटीबायोटिक का लिटरेचर पढ़िएगा। ये एंटीबायोटिक भी है और इसका एंटीवायरल इफेक्ट भी है। सबसे ज्यादा एजोमैक्स, ठीक है, एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है, एजिथ्रोमाइसिन सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुई है इसके लिए। और ये मेडिसिन इसलिए भी बहुत है कि किसी को टाइफाइड वगैरह जो है एक्सडीआर टाइफाइड हो जाए, एमडीआर या एक्सडीआर टाइफाइड हो जाए, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस अगर टाइफाइड हो जाए, तो ऐसे टाइफाइड में क्या होता है, ऐसे टाइफाइड में आपके पास एजोमैक्स यूज कर रहे हैं। टाइफाइड बैक्टीरियल डिजीज है, ध्यान में रखिएगा, ये वायरल नहीं है। तो एंटीवायरल एंटीबायोटिक इफेक्ट आपका एजोमैक्स में है। अच्छा, इसमें कफ इंपॉर्टेंट सिम्टम है, फीवर भी है, कफ भी है, ठीक है। कोरोना किसी को अगर है तो फीवर है, कफ है, और हाँ हाँ टेस्ट ब्लाइंडनेस है, और हम्म, ठीक है, लॉस ऑफ स्मेल, बहुत सारे लोग इसी लॉस ऑफ टेस्ट और लॉस ऑफ स्मेल की वजह से डायग्नोस कोरोना में डायग्नोस हुए हैं कि भाई वो प्रॉब्लम हो। तो ये अलामत है, बुखार है, खांसी है। ओके, तो तमाम चीजें जो इम्यूनिटी को बूस्ट अप करती हैं, मल्टी वाइटामिन है, विटामिन डी है, विटामिन डी एक स्टेरॉइड है, तो वो तमाम चीजें इसके अंदर अहम रोल प्ले करने की, फिर वो जो है वो आपके पास ये तमाम मेडिसिन देने के बाद जो है उनके अंदर इम्प्रूवमेंट आ रही थी। चलें, कौन सी बीमारी रहेगी? कोरोना, पोलियो, डायबिटीज, डिप्थीरिया क्या है? DIPTHERIA, डिप्थीरिया। मुझे और आपको सबको वैक्सीन भी लग चुकी है, उसके बाद बैक्टीरियल डिजीज, ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज, परट्यूसिस क्या है? परट्यूसिस, मुझे और आपको उसकी वैक्सीन भी लगी थी, PERTUSSIS, परट्यूसिस, काली खांसी हुई। वुपिंग कफ का मतलब काली खांसी है, लेकिन बॉडी टेरर परट्यूसिस जो है ये वुपिंग कफ यानी कि काली खांसी हो सकती है, बैक्टीरियल डिजीज। बेसिक चीज है ना वो देखें लाजमी आपको, आपको जो वैक्सीन लगी है मीजल्स की लगी है, मम्स की लगी है, ठीक है, मीजल्स मम्स की वैक्सीन लगी है, हो गए, तो वो सारी वायरल डिजीज है। चलिए, इसके अलावा
ठीक है। बाकी आपके पास रेबडो वायरस है जो कि रमीज कॉज करते हैं, ठीक है, डॉग बाइट की वजह से होती है, या जो वो है बैट्स हैं या रैकून्स हैं, उनकी फीकल मटेरियल या यूरिन में जो है वो वायरस होती है, रेबडो वायरस। चलिए, कोई और वायरल डिजीज ऐसे ही जो आपको ध्यान में आ रही हो? तो मैंने भी आपको पूरी सारी बीमारियां लिस्ट पकड़ी है। मीजल्स में देखिए, मीजल्स खसरा को कहते हैं, और मम्स जो है वो यहाँ पे ये राजमा में जाते हैं, ठीक है, ये बेसिक चीज पता होगी। ये आया हुआ इनके टेस्ट में जो वो लार्ज नंबर ऑफ सुनिए तो किसका सिम्टम है कि मम्स में होता है, और छोटे 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 बहुत दाने नजर आते हैं खसरा जिसको तो मीजल्स। और वायरल चीज में और इसी हाँ, herpes sexually transmitted disease है, herpes simplex virus, और जिसमें was infertility, genital infection है, उससे भी ज्यादा जो फैटल होती है सिफिलिस हो सकता है। सिफिलिस कॉज करता है बैक्टीरियल डिजीज है, सिफिलिस सिफिलिस कॉज बाय ट्रिपोनिमा मलेरिया, बैक्टीरिया है जो ट्रिपोनिमा मलेरिया कॉज करता है। सिफिलिस की दो टाइप होती है। कौन सी? What stages है? Primary और secondary stages है। Primary सबसे और secondary सबसे जो है chemical formation वगैरह वो stages है उसमें। और herpes में फिर दो टाइप्स होते हैं जो हाँ, herpes देखिए HSP1 जो है, HSP1 HSP2 जो है, herpes simplex type 1, herpes simplex type 2, एक oral infection होती है और एक genital infection। ठीक है। चलें, इसके अलावा वायरल बीमारियों में और कौन सी रहेगी? अच्छा, एक बात बताएं, आर्गो वायरस कौन से होंगे, मुझे ये बता दो। होगा आर्गो वायरस। आर्गो वायरस वो वायरसेस हैं जो आर्थ्रोपोडा के मेंबर से ट्रांसफर, आर्थ्रोपोडा के मेंबर से तो कॉन्गो वायरस ट्रांसफर होता है, डेंगू ट्रांसफर होता है, चिकनगुनिया ट्रांसफर होता है, एंसेफेलाइटिस ट्रांसफर होता है, जो किसी भी आर्थ्रोपोडा के मेंबर ट्रांसफर होते हैं उसको कहलाते हैं आर्गो वायरस। ये आर्गो 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 वायरस। आर्को का मतलब है, ए आर का मतलब आर्को पूरा, जीरो का मतलब है बॉर्न, आर्को कोड बॉर्न वायरस। चलिए, नमाज का टाइम मैं इससे थोड़ा पहले छोड़ूंगा, आपको अंडरस्टैंड क्या नमाज का टाइम, हम नमाज पढ़ ली, ठीक है। और पढ़ता मैं आपका जो आने वाला टेस्ट होगा सैटरडे का, वो किससे होना चाहिए? उसमें स्टाइल आएगा,